Hello everyone, good morning to all of you and this is Ashima Shukla and today we are doing editorial analysis. तो आज के सेशन में हम एडिटोरियल के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, पॉइंटर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे and we'll try to understand what is there in that. But before we begin, for all the new students, जिस तरह का आज का एनालिसिस होगा उसी तरह से और न्यूज़ एनालिसिस की वीडियोस अवेलेबल हैं ओजांग IAS अकेडमी के एनी टाइम लर्निंग ऐप पे। तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं उस कोर्स को परचेज करने के लिए। इसमें करंट अफेयर्स का डिस्कशन है एंड एनालिसिस है जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ पहले हम क्लिप से शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा एडिटोरियल है वो लिया गया है द इंडियन एक्सप्रेस से 10 जून का एडिटोरियल है। द एकेडमी वी नीड, कोविड-19 क्राइसिस ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द ऑटोनॉमी ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज, पुश द एनवेलप ऑन क्रिएटिंग एंगेजमेंट। तो बेसिकली ये जो एडिटोरियल था ये किस बेसिस पे लिखा गया था कि ड्यू टू कोविड-19 काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एंड स्कूल्स में यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी हद तक चेंज किया गया है। वी हैड सीन और विटनेस्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंज क्योंकि सारा कुछ क्या हुआ, ऑल थिंग्स वेंट ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन डिस्कशंस हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। तो नाउ हमें आदत है वी आर ऑन द ट्रेडिशनल मेथड, हमें आदत है ट्रेडिशनल मेथड की। तो ट्रेडिशनल से जो ऑनलाइन मेथड में ट्रांसफॉर्मेशन आया है उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के इस एडिटोरियल के ऊपर डिस्कशन है और साथ ही साथ उनमें से क्या ट्रेडिशनल मेथड्स के पॉजिटिव पॉइंट्स रहे हैं, क्या चीज़ ऑनलाइन की पॉजिटिव रही है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस एडिटोरियल के। तो इसमें से इस एडिटोरियल से अगर आप पूछेंगे कि क्या एक्सट्रैक्ट करने की इंफॉर्मेशन है तो वो है कि अगर आपसे पूछा जाता है या मेंस का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको अपने व्यूज प्रेजेंट करने हैं कि हाउ कैन वी मर्ज और हाउ हैव वी सीन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एजुकेशन टू ऑनलाइन एजुकेशन, या फिर हाउ कैन ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एजुकेशन बी मर्ज्ड। तो दोनों को कैसे मर्ज किया जा सकता है और ट्रेडिशनल से ऑनलाइन में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से आया है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आपके मेंस में आएगा। तो उसके अंदर वही पॉइंटर्स इंक्लूड होंगे जो आज के सेशन में इंक्लूडेड है, बस थोड़ा सा सॉर्टिंग अलग होगा। तो वी विल मूव फॉरवर्ड। पहले देखते हैं एग्जाम रेलेवेंस और फिर शुरू करेंगे हमारा कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो प्रीलिम्स में करंट इवेंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, हार्डली देयर इज सम बिट ऑफ करंट इवेंट्स जिसमें बेसिकली करंट इवेंट्स किस तरह से इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 का या न्यू एप्स क्या आए। तो करंट इवेंट्स के अंदर क्या होगा, न्यू एप्स जो रिलीज किए गए हैं, न्यू प्रोग्राम्स जो रिलीज किए गए हैं ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, एग्जामिनेशंस को ऑनलाइन करने के लिए। तो उसके लिए कौन कौन से एप्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, ये करंट इवेंट का पार्ट है। मेंस के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नेंस किस तरीके से है या किस तरह से एजुकेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ट्रेडिशनल और ऑनलाइन या जो करंट सिचुएशन है उसको कैसे मर्ज किया जा सकता है, बेनिफिट्स क्या हैं, लॉसेस क्या हैं, उन सब के ऊपर मेन से क्वेश्चन आ सकता है। सो बेसिकली दोनों तरीके से क्वेश्चंस है, अलग अलग फॉर्म्स में ये पूछा जा सकता है। तो इस एडिटोरियल का कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो कोविड-19 हैज शेकन द लैंडस्केप्स ऑफ higher education institutes in tectonic ways. It is not just shape, size and form of classroom that will change, but also what will be taught and how it will be taught. कोविड-19 ने सिर्फ उच्च शिक्षा संस्थानों के पद चिन्ह को विवर्तनिक तरीकों से हिला दिया। मतलब इस तरह से किया है कि सिर्फ इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि साइज क्या है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में डेफिनेटली क्लास साइज ऑल्सो मैटर्स। तो क्लास साइज शेप उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सारा कुछ वर्चुअल है। तो सिर्फ साइज और शेप चेंज नहीं हुआ है बल्कि ये भी चेंज हुआ है कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल आप अभी की सेशंस देख लीजिए। सो फॉर ऑल दोज हु आर व्यूइंग दिस वीडियो, पहले नॉर्मली क्लासरूम क्लासेस होती थी, दैट मीन्स अ पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन होता था, द टीचर वुड बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड
इंटरेक्शन अलग तरीके से होता है। अब क्या होता है, वी हैव पीपीटीज, वी हैव ग्राफिक्स, वी हैव वीडियोस, वी हैव ऑडियोज, हम अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज देयर इज कि क्या पढ़ाया जा रहा है उसका तो फर्क है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी फर्क पड़ता है कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। कहीं पर रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं पर लाइव सेशंस अपलोड हो रहे हैं, कहीं पे पीपीटीज के थ्रू अंडरस्टैंडिंग है, कहीं पे नोट्स, नोटबुक में नोट्स बना के पढ़ाए जा रहे हैं। सो देयर हैव बीन अ मेजर चेंजेस सीन, और ये सारे चेंजेस कैसे देखने को मिले? कोविड-19 की वजह से जो भी सिचुएशंस आई हैं, जो भी क्राइसिस आया है, उससे डील करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स आए, जो भी तरीके आए, दैट इज द रीजन व्हाई सच चेंजेस हैव बीन मेड। पहले फैक्ट चेक देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्ट, state of despair. India ranked second last among 74 countries in the world on scholastic performance test conducted by program of international student assessment. Now यहाँ पे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन का फैक्ट चेक कर रहे हैं कि इंडिया में एजुकेशन किस लेवल पे है, क्या क्वालिटी है, किस तरह का एजुकेशन है। तो फर्स्ट फैक्ट इज सेकंड लास्ट, 74 कंट्रीज के स्कॉलस्टिक टेस्ट्स में इंडिया सेकंड लास्ट रहा है। सेकंड फैक्ट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी भी एक सपना ही है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट अप टू द मार्क, barring a few elite institutes जैसे IITs हो गए, IIMs हो गए, और इस तरह के जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, elite institutes, IIT, IIM, IISCs, एम्स, ये कुछ elite institutes हैं। इनको छोड़ के बाकी सारे millions of graduates हैं, उनमें conceptual clarity है ही नहीं। There are very few institutes जिनमें कुछ thousands of students पढ़ते हैं और उनके पास वो क्वालिटी एजुकेशन है। नो डाउट दोज हु आर स्टडीइंग इन IITs, IIMs, IISCs, एम्स और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, NLUs, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं सारे IITs, बट ऑल दोज हु हैव द क्वालिटी। तो वहां पे कुछ थाउजेंड्स ऑफ बच्चे पढ़ते हैं आउट ऑफ द मिलियंस ऑफ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। कुछ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं और क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले पाते हैं। बाकी के जो लोग हैं, दे डू नॉट हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी। क्यों? क्योंकि दे आर जस्ट गोइंग थ्रू इट, वो सिर्फ उसको क्रॉस कर रहे हैं। थर्ड फैक्ट, unemployable graduates. Now, unemployable graduates का मतलब क्या है? 75 to 80% of India's graduates are not employable as per Merrill Lynch report 2005. तो इंडिया की, जैसे अब यहाँ पे देखा, क्वालिटी नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो जब वो बेस नहीं है तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी कम हो जाती है, उनको एम्प्लॉय करना उतना ही क्वेश्चन मार्क का सिचुएशन हो जाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस तरह के ग्रेजुएट्स तैयार कर रहा है कि वो खुद को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे एज एन एम्प्लॉय वर्क करना हो, दे डू नॉट हैव द क्वालिटी। एंड सारा रीजन क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो ये फैक्ट चेक है। नाउ क्राइसिस इन इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन में क्राइसिस क्या है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल वाइज एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का अगर लेवल देखते हैं कि कहाँ पे कितना इन्वॉल्वमेंट है स्टूडेंट्स का, तो फर्स्ट टू फिफ्थ बच्चे यस अच्छे लेवल पे एनरोल होते हैं। अपर प्राइमरी में बच्चे एकदम से डिप हुए, फिर नेक्स्ट सेकेंडरी में यानी 9 से 10th में और कम हुए, 11th 12th में और कम हो गए। डिप्लोमा तो बहुत ही कम लोग करते हैं, देयर आर हार्डली फ्यू पीपल जो डिप्लोमा करते हैं, ज्यादातर लोग अंडर ग्रेजुएशन करते हैं। सो दे आर ऑन द सेम लेवल। यूजुअली क्या होता है, जिन्होंने सेकेंडरी लेवल करा है, सीनियर सेकेंडरी करा है, वो ग्रेजुएशन यूजी प्रोग्राम्स में भी एनरोल कर लेते हैं, लेकिन पीजी प्रोग्राम्स में अगेन बहुत कम लोग करते हैं। और PhD तो मतलब समथिंग जो हार्डली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन गोज फॉर। क्यों? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अंडर ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, एंड दे गो फॉर इट, वो आगे की पढ़ाई नहीं करते। तो ये लेवल वाइज एनरोलमेंट सिनेरियो है इंडिया का। सेकेंड ऑफ ऑल इज अंडर ग्रेजुएशन, जो हमने यहाँ पे बात करी अंडर ग्रेजुएशन में। अंडर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो
सबसे ज्यादा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के एनरोलमेंट्स हैं अप्रोक्सीमेटली 47। फिर इंजीनियर्स आते हैं, फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स आते हैं, फिर साइंस के स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एवरीथिंग गोज ऑन अ डिपिंग साइड, बाकी सब छोटे छोटे बहुत बहुत परसेंटेज हैं। दे आर हार्डली एनी पार्टिसिपेंट्स, लाइक लॉ 1% पीपल, मैनेजमेंट हार्डली 3% पीपल, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाता है। एंड मैनेजमेंट अगर अंडर ग्रेजुएशन में बात करें तो भी अंडर ग्रेजुएशन में भी हार्डली पीपल गो फॉर मैनेजमेंट। मेडिकल साइंस सीट्स कम है, गवर्नमेंट एजुकेशन कम है। सो बेसिकली देयर इज अ ह्यूज क्राइसिस इन एजुकेशन। और क्राइसिस क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, ऑफ द थॉट ऑफ द पीपल कि आगे नहीं करना चाहिए या जरूरी नहीं है या जरूरत क्यों है। सो दैट इज द रीजन कि इंडियन एजुकेशन इज फेसिंग सर्टेन क्राइसिस। नाउ डीरेगुलेटिंग फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स की अगर बात करें, ये अभी हम सिर्फ एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं। तो अगर रिफॉर्म्स की बात करें, हमने देखा कि क्राइसिस तो बहुत बुरा है, एजुकेशन सिस्टम ऑन एन एवरेज काफी डाउनग्रेड पे है कंपेयर टू जितना होना चाहिए। तो फिर हम क्या रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैसल फ्री रेगुलेटरी मॉडल शुड बी अडॉप्टेड। हैसल फ्री रेगुलेटरी मॉडल यानी कि एडमिशन कराना हैसल फ्री हो जाए, ज्यादा भाग दौड़ नहीं हो एनरोलमेंट कराने के लिए। तो उसको रेगुलेट करना, एक तो एडमिशंस कराना और उनको रेगुलेट करना, बच्चे ज्वाइन करते रहे, तो वो चीज थोड़ा इजी हो जाए, इसके बारे में देखना चाहिए। नेक्स्ट, एंट्री बैरियर्स फॉर एस्टैब्लिशिंग न्यू इंस्टीट्यूट्स शुड बी रिमूव्ड। एंट्री बैरियर्स रिमूव करना, जैसे कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट की एक्रीडिएशन, एफिलिएशन, ग्रेडिंग, फिर वेरियस अदर क्राइटेरियाज हैं जो फॉलो करने होते हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो उसको थोड़ा सा रिमूव, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए कि नया इंस्टीट्यूट बन रहा है तो उसके एनरोल, उसको बनाने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए जो रेगुलेशंस हैं वो थोड़े से कम हो जाए, या जो नए प्रोग्राम्स शुरू हो रहे हैं उसको शुरू करने के लिए इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तो एंट्री बैरियर जो है वो अगर रिमूव होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स भी बढ़ सकते हैं। ऑल ऑन पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, टू मीट द डिमांड्स ऑफ नेशन, एजुकेशन सिस्टम शुड बी लिबरलाइज। थोड़ा सा लिबरलाइज करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम को, इतना स्ट्रिक्टली होल्ड करके वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एजुकेशन सिस्टम ग्रो करे। Privatization of education sector will ensure competition resulting in increase in quality education। तो ये कई बार देखा गया कि जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ाते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ता है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने आप बढ़ती है। सो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन, अगर हम प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं rather than गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कम हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ज्यादा हो, या सबको प्राइवेटाइज किया जाए तो कंपटीशन बढ़ेगा और उसी से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़ेगा। ये तो था रेगुलेशन के मामले में, फ्रेमवर्क के मामले में। फिर आता है मॉनिटरी, मनी के रिलेटेड में हम कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। तो हायर एजुकेशन में जो एक्सपेंडिचर है उसे थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए। पुअर पीपल को फाइनेंशियली असिस्ट, जैसे RTE आया था, राइट टू एजुकेशन, इसके अकॉर्डिंग कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को आइडेंटिफाइड एंड उनके लिए फीस वगैरह रिलैक्स कर दिया एंड सर्टेन मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए गए। तो पुअर पीपल के लिए अगर फाइनेंशियल असिस्टिंग मिल जाए, थोड़ा सा हेल्प मिल जाए फाइनेंशियली, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट। ऑल इंडिया स्कॉलस्टिक टेस्ट फॉर इवेल्युएशन एट पॉइंट ऑफ एंट्री। एंट्री पॉइंट, जब स्कूल के अंदर एंट्री लेते हैं तो एक ऑल इंडिया स्कॉलस्टिक टेस्ट होना चाहिए, जिसके अंदर ये बेसिकली काफी कंट्रीज में होता भी है, जिसके अंदर आप वो टेस्ट देते हैं एंड आफ्टर दैट आपकी स्ट्रीम डिसाइड होती है कि आप किस स्ट्रीम को ऑप्ट कर सकते हैं। आप उस स्ट्रीम या उस क्लास के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। से 11th में एंटर हुए तो 11th से पहले एक स्कॉलस्टिक टेस्ट कि आपके पास 10th तक की जो मिनिमल रिक्वायर्ड एजुकेशन नॉलेज है वो है या नहीं, और अगर है तो किस सब्जेक्ट में आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। तो ये ऑल इंडिया स्कॉलस्टिक टेस्ट होगा जो होना चाहिए बेसिकली। देन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग, जैसे कि कंसल्टेंसी सर्विसेज, कॉर्पोरेट सेक्टर,
इंटरनेशनल एजेंसीज, ये सब अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे या इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब रेगुलेशन और मॉनेटरी तो हो गया, लेकिन नॉन मॉनेटरी, नॉन मनी रिलेटेड कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जिनकी हमें जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लेक्सिबल करिकुलम। फ्लेक्सिबल करिकुलम यानी कि जो भी सिलेबस बनता है वो हर स्टूडेंट को देख के बनाया गया हो। लिबरल एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज शुड बी एनकरेज्ड। इंडिया में ह्यूमैनिटीज इज द मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट। ह्यूमैनिटीज को एनकरेज करना चाहिए उसको, उसके बारे में, क्योंकि ह्यूमैनिटीज इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। तो ह्यूमैनिटीज के बारे में या ह्यूमैनिटीज को लेकर के इस स्ट्रीम को लेकर के लोगों को एनकरेज करना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन एंड फैसिलिटेटिंग क्रिएटिव एग्जाम सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम को थोड़ा सा एनहांस करना चाहिए। वही पुराना प्रोसेस जो है एग्जामिनेशन का, एग्जामिनेशन लेने का, उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। फैकल्टी रिक्रूटमेंट एंड अप्रेजल शुड बी रिकंस्टिट्यूटेड। फैकल्टी का जो रिक्रूटमेंट है उनका स्टैंडर्ड थोड़ा इंक्रीज हो, जिससे कि बेटर क्वालिटी टीचर्स हो, एंड उनको अप्रेजल्स या जिसे हम इंसेंटिव कहते हैं उस तरह की फैसिलिटी हो, जिससे कि जो हमारे फैकल्टीज हैं वो लोग थोड़े से कॉम्पिटिटिव हो एंड थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करें अपने आप को। रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग साइंस को, सिर्फ थ्योरी साइंस को नहीं, प्रैक्टिकल साइंस को प्रमोट करना चाहिए। एंड एफिलिएशन सिस्टम शुड बी रिवैम्प्ड टू ग्रांट मोर ऑटोनॉमी टू कॉलेजेस। कॉलेजेस को थोड़ा सा रिलैक्सेशन कि वो अपना सिलेबस बना पाए, अपने हिसाब से एजुकेशन एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर पाए, बेटर क्वालिटी वाइज इम्प्रोवाइज कर पाए। तो ये है कुछ नॉन मॉनेटरी इनपुट्स, और ये सारे इनपुट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब बात आती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या चीज सही है, कैसे सही है, क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये सारे नॉर्मली आपसे या तो मेंस में या इंटरव्यू में, दोनों में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि दीज आर सम इनपुट्स जो आप एक नॉर्मल एक कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट पर्सन से पूछ सकते हैं एंड एक अच्छा इनपुट एक्सपेक्ट करते हैं। तो दीज आर द पॉसिबल इनपुट्स यू कैन गिव in your mains examination or in your interview system as well. अब चैलेंजेस क्या है? हमने रिफॉर्म्स तो बता दिए, लेकिन चैलेंजेस क्या है? पहली बात, शिफ्ट फ्रॉम क्लास टू ऑनलाइन। एक फिजिकल क्लास से ऑनलाइन में शिफ्ट होना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इन क्लास क्या होता है, क्लासरूम में अगर पढ़ा रहे हैं तो यू हैव पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, स्टूडेंट सामने है, एंड यू कैन इंटरेक्ट विद देम, उनसे इंटरेक्शन इजी होता है। फिजिकल स्पेस है, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो उनको बैठ के समझा सकते हैं, ज्यादा शैतानी हो रही है तो यू कैन दे कैन स्कोल्ड यू, टीचर्स डांट भी सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन फॉर्म, कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, कभी रिसोर्सेज, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, कोई मोबाइल से क्लासेस ले रही है टीचर्स, या बच्चे क्लास को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो ये जो शिफ्ट है क्लास का ऑनलाइन से सॉरी ऑफलाइन से ऑनलाइन या क्लासरूम से ऑनलाइन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है द कमिंग सिचुएशन। और ये अभी जब हुआ है कंपल्सरी तब और देखने को मिला है या और पॉसिबिलिटीज सामने आई है। विमेन एंड स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, जो स्पेशली फाइनेंशियली वीक घर से हैं, फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड घरों से हैं, वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज या नेगेटिव पॉइंट पे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि देयर आर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, एंड देन यू रिक्वायर, विमेन के लिए क्यों है? क्योंकि इफ दे आर वर्किंग फ्रॉम होम तो घर भी संभालना है, काम भी संभालना है, क्लास भी लेनी है, देन असेसमेंट भी तैयार करना है, असेसमेंट चेक भी करना है, सो मल्टीपल थिंग्स हैपन। अर्जेंट नीड टू हर्डली स्विच फ्रॉम फेस टू फेस टीचिंग टू वर्चुअल एजुकेशन, जो अभी एकदम से अर्जेंट रिक्वायरमेंट हुआ कि कल तक आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, आज से आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, तो ये जो शिफ्ट हुआ फ्रॉम फेस टू फेस या क्लासरूम टीचिंग से वर्चुअल एजुकेशन, इसने काफी सारा एक प्री प्रिपेयर्ड माइंड होता है, प्री प्रिपेयर्ड माइंड में यू आर प्रॉपर ट्रेनिंग हो टीचर्स की एंड स्टूडेंट्स की भी, बट इफ यू आर हरिडली शिफ्टिंग, तो
there are various factors that will come into force, and these are few factors that you can see. A faith that virtual communities of electronic media will not make committed and competent teachers obsolete. तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो या इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस में वो बात नहीं है जो ऑनलाइन में, ये जो एक मिथ चल रहा है, ये जो बात चल रही है लोगों के माइंड में, दिस माइंडसेट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो, ये जो हम सडन शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ये जो हमने सडन शिफ्ट देखा है, इसके अंदर हमें चैलेंजेस देखने को मिले हैं। तो फिजिकल लर्निंग क्यों जरूरी है? सिंस मैंने शुरू में बताया था, इससे कैन बी आस्क्ड, ये आपसे पूछ सकते हैं कि हम किस तरह से मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट हमें पता है, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, when people are in front of you, एक आप ऑनलाइन गैदरिंग कर रहे हैं और एक आप ऑफलाइन गैदरिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन इज मच मोर बेटर बिकॉज पीपल आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, आपके आसपास है, यू आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद देम, दे कैन इंटरेक्ट विद यू डायरेक्टली एंड यू कैन फील द पीपल अराउंड यू। सो वो जो प्रॉक्सिमिटी है एवरीडे इंटरेक्शन की, वो फिजिकल लर्निंग में होती है। इंटेंसिटी ऑफ को करिकुलर एंडेवर, को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं, वो चीज फिजिकल लर्निंग में ज्यादा अच्छे से पॉसिबल है। अगर मुझे कोई वर्कशॉप करानी है, आई प्रेफर कि ऑफलाइन हुआ है बिकॉज आई नो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। फ्रेंडली स्पैरिंग ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, समटाइम्स as a student all of you get the chance कि आप एक दूसरे के साथ when you're in a classroom, एक टॉपिक चल रहा है and you fall into a debate of something, या कोई डिस्कशन चल रहा है and उस पे further heated debate भी हो जाता है, no problem, but it's a friendly debate that happens and which is a healthy debate as well, healthy interaction, healthy dialogue. लाइफ चेंजिंग इंटरेक्शन इन हॉस्टल्स, स्टूडेंट्स सबको पता है, हॉस्टल्स दे गिव यू एन एक्सपीरियंस फॉर लाइफ, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो डेफिनेटली फिजिकल लर्निंग वहां पे भी होती है। द अल्योर ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू डू स्पोर्ट्स ऑनलाइन, डेफिनेटली ना। तो स्पोर्ट्स का जो फीलिंग है, फिजिकल वर्कआउट की फीलिंग है, वो सिर्फ ऑफलाइन या फिजिकल लर्निंग में हो सकती है। कल्चरल एंगेजमेंट जो है, नाउ इन एन ऑनलाइन क्लास supposingly there are various cultured students, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, some of them are Muslims, some of them are Hindus, some of them are from tribal areas, है ना, या अलग अलग तरीके से है, अलग अलग जगह से है, some are from Rajasthan, some are from MP, some are from Kerala. So अगर फिजिकल क्लास में होते हैं तो वो जो एंगेजमेंट है that is very nice, you get to talk to the people, you interact with them, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में वो चीज पॉसिबल नहीं, because the interaction या cultural engagement is on a downfall there. तो क्या कंक्लूजन निकलता है? The big data and technology will set the algorithms of living and being in inscrutable and difficult to understand ways. One word for today, inscrutable. Inscrutable मतलब difficult to understand. That impinge upon human autonomy and choice. बड़ा डेटा और प्रौद्योगिकी मानव स्वायत्तता और पसंद पर प्रभाव डालने वाले तरीकों के रहने और कठिन होने के एल्गोरिदम को निर्धारित करेगा। कि जो टेक्नोलॉजी है दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द चॉइस, ठीक है, एक फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी आएगा, थोड़ा सा पसंद पे इफेक्ट पड़ेगा, स्वायत्तता पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है दैट इज गोइंग, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अस, हमारे लिए डिफिकल्ट है समझना, क्योंकि हम शुरू से, इंडियन एजुकेशन सिस्टम शुरू से ट्रेडिशनल जो सिस्टम रहा है दैट हैज बीन एन ऑफलाइन फॉर्म। तो डेफिनेटली ये जो चॉइस हमें दी गई है दैट इज अ डिफिकल्ट वन टू अंडरस्टैंड, एंड दी अपॉर्चुनिटी जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कोविड-19 की वजह से इस ट्रेडिशनल सिस्टम को चेंज करने की, टू री इन्वेंट दी हायर एजुकेशन को री इन्वेंट, आगे बढ़ाने की। जैसे अब साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल्स भी ऑनलाइन में है, दैट लेवल ऑफ री इन्वेंशन। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो अवसर मिला है, इसे अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड merger of opportunities from physical and online.
तो अवसर का उपयोग उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए किया जाना चाहिए, बेटर या इम्प्रोवाइज करने के लिए किया जाना चाहिए। अगर इस टाइम नहीं किया तो फिर कभी नहीं। सो बेसिकली ऑनलाइन वी कैन नॉट से कि ऑनलाइन इज बेस्ट और ऑफलाइन इज बेस्ट, कि फिजिकल में देर आर सम सेटबैक्स, ऑनलाइन में मेजर सेटबैक्स, लेकिन अगर मर्ज करके वर्क करते हैं, दोनों साथ में करते हैं, क्योंकि अब टीचर्स को क्या है, ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा ईज हो गया है, सिस्टम्स यूज करना आ गया है। तो जो स्मार्ट क्लासेस थे, स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम थे, वो अब इन लाना, उनको इम्प्लीमेंट करना अब कंपैरेटिवली इजी हो गया है। जो क्लासेस में था स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम, तो टीचर्स को आदत नहीं थी, वो अवॉइड करते थे, अब उनको पता चल गया है, दे नो हाउ टू यूज द सिस्टम, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो गया है कंपैरेटिवली। सो दिस अपॉर्चुनिटी शुड बी सीज्ड, एंड उसमें प्रॉपर तरीके से अगर मर्जर किया जाए तो वी कैन एक्सपेक्ट ग्रेट चेंजेस इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो इंडिया की रैंकिंग्स कॉलेज में, स्टडीज में हमेशा डाउनग्रेडेड रही है। देयर आर नो पर्टिकुलर कॉलेजेस दैट हैव डन अमेजिंग इन इंटरनेशनल लेवल। तो इस मौके का अगर यूज करेंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट सम ग्रेट चेंजेस, एंड स्टूडेंट्स को भी अब आदत हो जाएगी। So with this, I shall wind up the session. Thank you so much for joining us. And ये सेशन जो है एडिटोरियल एनालिसिस का, वो डेली मॉर्निंग 8 AM पे उजांक IAS एकेडमी के एनी टाइम लर्निंग चैनल पे एंड उजांक IAS एकेडमी दोनों में से चैनल पे अपलोड हो जाता है. You can follow for that. So until then, goodbye, take care, and have a great day ahead.